जितनी तैयारी होनी थी हो गई है। आप अपना दिमाग साथ लेके जाना है आपको और पेपर अटेम्प्ट करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहेंगे जैसे जैसे आते जाएंगे, और होपफुली आप लोग जो है ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही सीखते सिखाते रहेंगे, मज़ा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे टॉप 100 क्वेश्चंस वाले जो पीडीएफ है वो डलवा दी है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। डर लगना एकदम लाजमी है ना। वो राहत इंदौरी का शेर है ना शायद, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो अभी जंग वाली स्थिति ही है पेपर को, यही मान लो। तो ऐसे प्यार मोहब्बत में भी लोगों को डर लगता है, पेपर से पहले भी डर लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डर लगना लाजमी है, नॉर्मल है, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से बताइएगा। द टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एंड एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड, यानी टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। टीचर्स को एक तो फैसिलिटेटर होना चाहिए, ये आपको पता ही है, पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, रचनावाद कहता है कि टीचर को क्या होना चाहिए, शिक्षक को क्या होना चाहिए, सुविधा दाता होना चाहिए। और सुविधा दाता हो यानी सुविधा प्रोवाइड करें, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करें, सपोर्टिव एनवायरमेंट हो, कॉन्ड्यूसिव हो, एम्पैथेटिक यानी समानुभूति हो, यानी खुद को दूसरे के शूज में, खुद को दूसरे की जगह पे रख करके देख पाने की क्षमता टीचर में होना बहुत 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 जरूरी है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें टीचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, ये 4 ऑप्शन हैं, फटाफट से देखेंगे। सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन यूडीएल का उपयोग करना, कोलैबोरेटिंग यानी यूजिंग यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, कोलैबोरेटिंग विद पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कोलैबोरेट अगर करना पड़े शिक्षकों के साथ, स्पेशल एजुकेटर्स के साथ। भाई हर तरह का बच्चा आपके इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, जहां डिसेबिलिटी वाला बच्चा भी है, जहां नॉर्मल बच्चा भी है, जहां गिफ्टेड बच्चा भी है, यानी नॉर्मल से मेरा मतलब यहाँ एवरेज है, ठीक। तो एनकरेजिंग अ ग्रोथ माइंडसेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी आप क्या करेंगे, ग्रोथ माइंडसेट को एनकरेज करना कि बच्चे को बढ़ावा देना कि वो सीख सकता है, इस चीज को बढ़ावा देना, और जो स्टिग्मा है, अलग अलग तरह के विचारधारा है, रूढ़ियां हैं, उनको साइड करना। स्टेक होल्डर में आपका प्रिंसिपल से लेके जो भी लोग स्कूल में इन्वॉल्व हैं, तो ये सभी बातें सही हैं, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये इंक्लूसिव हैं। यूडीएल इंपॉर्टेंट होता है, आपका आईईपी भी एक चीज है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जो हम पॉजिटिव मानते हैं किसके लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, यानी हर बच्चे को हम एक साथ सिखा पाए, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक बात है। यूडीएल मतलब यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, अलग अलग लेवल पे हर एक बच्चे के लिए इस तरह से डिजाइन हो लर्निंग कि सभी बच्चे सीख पाए। बात सही है या नहीं है, सही है। चलें आगे बढ़ जाएं, जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए कल जिनका एग्जाम है वो पेपर भेज देंगे कल आते ही, उस पर हम चर्चा करेंगे। सीडीपी तो एटलीस्ट भेज ही देना है 30 क्वेश्चंस आपको, ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो जाए। उसके बाद आंसर की मैं तुरंत बना दूंगी, और अपनी आंसर की एक्यूरेट ही रहती है हमेशा, ईश्वर की कृपा से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हेरिडिटी रेफर्स टू द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग while the environment includes all external factors that influence development, which of the following statements highlights the interplay between heredity and environment in child development। बेसिकली आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी जो है वो आप अपने फोर फादर्स से, आपके पेरेंट्स से जो भी आपने जीन्स को एक्वायर किया है, आनुवांशिक संचरण को संदर्भित करती है, जबकि पर्यावरण में विकास को प्रभावित करने वाले सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स कह लीजिए, या हम कहेंगे कि जेनेटिक फैक्टर्स हेरिडिटी हैं, और जो वातावरण में आपका जल, वायु और जो पोषण वगैरह है, टीचिंग मेथड्स हैं, वो सब एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को उजागर करता है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में कौन सी बात हो रही है, कौन से ऑप्शन में? हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? सिंपल बात हमसे यही पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन है, हेरिडिटी डिटरमाइंस अ चाइल्ड्स पोटेंशियल व्हाइल द एनवायरमेंट प्लेज नो रोल इन शेपिंग देयर एबिलिटीज। देखिए एक तरफ नहीं झुकना है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हेरिडिटी का रोल है, ये कहना गलत होगा। ठीक है जी। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली विद नो इंटरेक्शन टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। यानी दोनों ही हेरिडिटी और एनवायरमेंट सेपरेटली काम करते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। नहीं भाई, दोनों मिलकर के काम करते हैं। आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरमेंट साथ में मिलकर के एक प्रोडक्ट है। विकास जो है, डेवलपमेंट क्या है? गुणनफल है वृद्धि उसका, हेरिडिटी आनुवंशिकता और वातावरण का। जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, जो इंटेलिजेंस का लेवल आपको मिला है आपकी हेरिडिटी से, और जो एनवायरमेंट में आपको जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, दोनों मिलकर के आपकी लर्निंग होगी। यानी इंटरेक्शन दोनों का है डेवलपमेंट में। थर्ड ऑप्शन है, अ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस इज सोली डिटरमाइंड बाय देयर जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस। देखिए एक तरफ नहीं झुक सकते हम, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।
फोर्थ ऑप्शन बचता है हेरिडिटी प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट व्हाइल द एनवायरमेंट शेप्स मॉडिफाइज एंड नर्चर्स दिस पोटेंशियल इनटू एक्चुअल एबिलिटीज। ये बात एकदम सही है। आनुवांशिकता खाका प्रदान करती है जबकि पर्यावरण इस क्षमता को वास्तविक क्षमताओं में आकार देता है या संशोधित करता है और पोषित करता है। मान लीजिए हेरिडिटी से आपको स्पोर्ट्स की एबिलिटी मिली है ना। विराट कोहली के मान लो बच्चों को क्या है, हेरिडिटरी क्षमता है कि वो स्पोर्ट्स में बेहतर कर सकते हैं, फिजिकल एबिलिटी उनकी बेहतर होगी, स्ट्रांग होगी। ये बात हम मान सकते हैं जनरल तौर पे कि हेरिडिटरी क्षमता मिलेगी। वहीं अगर एनवायरमेंट अच्छा मिलता है ना, तो एनवायरमेंट क्या करता है, शेप करता है। मान लीजिए ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तो क्षमता क्या करेगी, ब्लूप्रिंट क्या करेगा, और ब्लूप्रिंट नहीं होगा, क्षमता ही नहीं होगी तो ट्रेनिंग क्या करेगी। तो दोनों महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के हेरिडिटी को हम मानते हैं कि हेरिडिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है। जैसे आपको एक मकान बनाना हो तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ईंट रोड़ी बदरपुर जो भी हम कहेंगे, यानी कॉन्क्रीट मटेरियल चाहिए होगा, सीमेंट वॉटेवर। तो ऐसे ही हेरिडिटी भी कॉन्क्रीट मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल है जो आपके डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी प्रदान करती है, आपके विकास के लिए रॉ मटेरियल दे देती है, ब्लूप्रिंट एक खाका दे देती है। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप बिल्डिंग बना सकते हैं। एनवायरमेंट अगर अच्छा होगा, फिर आप पानी यूज अच्छा कर रहे हैं, यानी टीचिंग मेथड्स, न्यूट्रिशन, जो भी एनवायरमेंट है, इमोशनल एनवायरमेंट, हर तरह का एनवायरमेंट अगर बेहतर है तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो क्या करती है, लिमिट तय कर देती है, हायर लिमिट और लोअर लिमिट। एनवायरमेंट यानी हायर लिमिट और लोअर लिमिट हेरिडिटी आपकी तय कर देती है। लोअर और हायर लिमिट मतलब आईक्यू क्या है, आप कितना ऊपर जाएंगे उसकी हायर लिमिट, और कितना नीचे, मतलब आईक्यू मान लीजिए इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं जो हेरिडिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और अगर हम बात करें आपकी तो एक लोअर लिमिट सेट हो गई और एक हायर लिमिट। या हाइट को लेके भी अगर हम बात करें तो हेरिडिटरी है बहुत हद तक। तो एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दोगे तो जरूरी नहीं हर व्यक्ति 6 फीट का ही हो जाए, उसमें हेरिडिटी का काफी रोल है। वो हायर लिमिट और लोअर लिमिट तय की हुई है हेरिडिटी ने। ठीक, तो एक तो ये चीज है। तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देती है, एक बेसिक खाका या ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देती है आपकी हेरिडिटी। रॉ मटेरियल के साथ साथ हम क्या कहेंगे, एक ब्लूप्रिंट यानी एक खाका दे देगी, ब्लूप्रिंट। और क्या हो सकता है भाई, हाउ फार वी कैन गो, संभावना दे देगी कि अगर एनवायरमेंट मिलता है तो हाउ फार वी कैन गो। वी विल नहीं होगा, 100% कोई नहीं बता सकता कि कितना दूर जाएंगे आप, वो एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पर निर्भर करेगा। देखिए डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट दोनों का ही गुणनफल है। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, ऐसा हम मानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। किसी क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट। जैसे आंखों का रंग जो है वो टोटली हेरिडिटी से निर्धारित होगा, और हेरिडिटी को स्टैटिक या फिक्स मानते हैं। वहीं एनवायरमेंट डायनेमिक है, यानी परिवर्तनशील है। आज आप शहर में रहते हैं, कल आप गांव चले जाइए। आज आप नॉन वेज खाते हैं, कल आप छोड़ करके वेजिटेरियन बन जाइए। ये क्या होगा, डायनेमिक है। एनवायरमेंट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हेरिडिटी फिक्स्ड है। आप अपनी आंखों का रंग नहीं चेंज कर सकते, आप अपना आईक्यू दुकान पे जाकर के नहीं बदल देंगे, वो सेम रहेगा, ठीक है ना बात। तो ये एक बेसिक सी बात है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कहता है ये, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्या कह रहा है भाई, असर्शन है यानी अभिकथन है, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम रिमूव्स द नीड फॉर एनी करिकुलम स्ट्रक्चर अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर व्हाटएवर इंटरेस्ट देम। यानी एक बाल केंद्रित कक्षा में किसी भी पाठ्यचर्या में संरचना की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। मतलब एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो है करिकुलम स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। अगर बाल केंद्रित है शिक्षा या कक्षा जहां बच्चे सेंटर में है तो कोई करिकुलम, कोई सिलेबस, कोई प्लानिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, जरूरत है तब भी, ये कहना गलत होगा। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में भी करिकुलम या पाठ्यचर्या होती है जहां बच्चे सेंटर में है, बाल केंद्रित है, लेकिन वहां पे एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को सेंटर में रख के करिकुलम बनाया जाए, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो करिकुलम, लचीला हो, ना कि रिजिड या कठोर हो, फिक्स ना हो। ठीक, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। रीजन क्या है इसका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग मेथड्स एंड एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर इंटरेस्ट, बट इट ऑपरेट्स विद इन अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दैट गाइड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है अपने टीचिंग मेथड्स। आप मल्टीपल मेथड्स, अलग अलग तरह के मेथड्स को अपना सकते हैं जरूरत के अनुसार, और ऐसा ही आपका करिकुलम होगा, जहां जरूरत हो आप बच्चे के अनुसार जा सकते हैं। तो ए तो फॉल्स है बट आर इज ट्रू, तो दोनों तो सही हो ही नहीं सकते क्योंकि ए तो पहले ही गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहां से आ गया फिर से, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं आई बिलीव, हाँ 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मिस्टेक हो गई है नंबरिंग में। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ
तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट इलस्ट्रेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन cognition and emotion and how should teachers address such situations to promote effective learning। संज्ञान और संवेग के बीच का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, इसके बारे में कौन से ऑप्शन में बात क्लियरली की गई है, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। फटाफट से बताइएगा। आपकी दुआ से पेपर फाड़ के आएंगे, आशीर्वाद बनाए रखने। पेपर वेपर मत फाड़ो यार, है ना। पेपर को ऐसी ठीक ठाक स्थिति में ले आना है ना, उड़ा के आना, आई मीन बहुत अच्छे से करके आना पेपर को, ठीक है। ऐसे गुस्सा नहीं करते, कोई बात नहीं, अब तो दिल पे ले गए। आ जाओ, थोड़ा फास्ट करें, ठीक है भाई। अब तो आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, यही मान लेती हूँ मैं, फास्ट कर लेते हैं, है ना। चलो देखो एक बार, तो कौन सा परिदृश्य संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सी बात सही है ये बताना है। दिल और दिमाग के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, इंटर रिलेटेड है, बाई डायरेक्शनल है, इंटरट्वाइंड है, परस्पर अंतः संबंधित होते हैं दिमाग और दिल, संज्ञान और संवेग। देखते हैं फटाफट से। A student becomes anxious before a math test and struggles to recall previously learned concepts. The teacher provides extra worksheets to practice without addressing the student's anxiety. तो अगर anxiety यानी एक तरह से यहाँ पे anxiety symbolic है किसको लेके, इमोशन को लेके, तो बच्चे को जो फील हो रहा है उस पे अगर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा तो हम तो ये मान रहे हैं कि कॉग्निशन और इमोशन जो है इंटर रिलेटेड नहीं है, जबकि वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे बच्चे के इमोशन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। A student expresses frustration during a challenging group activity. The teacher acknowledges the emotion, helps the student reframe the situation positively and guides them to develop problem solving strategies. ये बात सही है कि टीचर ने एक्नॉलेज किया बच्चे का इमोशन कि वो एंग्शियस है या फिर फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा है ना, और बच्चे को फिर हेल्प किया पॉजिटिवली देखने के लिए। जैसे हमने कल क्या डिस्कशन किया था कि 2 दिन में सीटेट कैसे पास करें, तो अब क्या हुआ, आप सब फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं कहेंगे, एंग्शियस थे, पेपर को लेके चिंता में थे। तो क्या हमने बातचीत की कि पॉजिटिवली कैसे देखा जा सकता है 2 दिन में, हद से हद क्या होगा देखा जाएगा, अभी तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने एक डिस्कशन किया जिससे रिफ्रेम द सिचुएशन पॉजिटिवली, हमने सकारात्मक रूप से देखा उस सिचुएशन को और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी अपनाई कि ये करके देख लेते हैं और एक्साइटेड होकर के पेपर देने जाइए। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि संज्ञान और संवेग, अगर आप एक्साइटेड होकर खुशी से पेपर देने जा रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव इमोशंस के साथ जा रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, तो बेहतर परफॉर्म करते हैं, इस बात में कोई भी दौराय नहीं है ना। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, आ स्टूडेंट, नहीं तो अगर बहुत फ्रस्ट्रेशन है या एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रेशर है, थोड़ा बहुत डर लगना लाजमी है, तो वो फिर क्रिपलिंग हो जाता है, मतलब वहां परफॉर्म नहीं कर पाता इंसान। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, आ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट्स एक्साइटमेंट अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट बट लैक्स द कॉग्निटिव स्किल्स टू प्लान एंड कंप्लीट इट। द टीचर डिस्करेजेस द स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग अंटिल दे इंप्रूव देयर एकेडमिक स्किल्स। तो ये कहना गलत है कि बच्चा अगर एक्साइटमेंट महसूस करता है अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट बट लैक्स द कॉग्निटिव स्किल्स टू प्लान एंड कंप्लीट इट, द टीचर डिस्करेजेस द स्टूडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। तो ये कहना गलत होगा, बच्चे को मौका तो दिया ही जाना चाहिए, ये तो बात गलत ही है, बच्चे के फेवर में नहीं है। आपको सिंपल देखना है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चे के फेवर में होनी चाहिए बात। ये 2 बातें जहां जा रही हैं वो ऑप्शन सही है, पेडागोजी में फंसेंगे नहीं है आप, ठीक। अ स्टूडेंट शोज इनडिफरेंस टुवर्ड क्लास डिस्कशंस बट द टीचर कंटिन्यूज विद द लेसन विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग। नहीं, हमें बच्चे के पक्ष में चाहिए जो सेकंड ऑप्शन में ही हमें नजर आ रहा है कि बच्चे के इमोशंस को पॉजिटिवली यहाँ टैकल किया गया, जिससे उसका दिमाग भी फिर ठीक से काम करेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, काफी लेंदी है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि पढ़ के जवाब देने का। बेसिकली सोशलाइजेशन पे ही है, ऐसा कई बार सीटेट करता है कि लेंदी बना देता है सवालों को। हमारी टीम ने भी पूरी कोशिश की है कि लेंदी बना दिया जाए सवालों को। फटाफट से आप बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम दिख नहीं रहा, फोन को ऐसे लिटा लीजिए, ठीक है ना, आई मीन हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल उसमें देख लीजिए, फटाफट से देखो। चलिए बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, टाइम आज थोड़ा अनयूजुअल है क्योंकि 9 बजे हम वो डिस्कशन करेंगे। वैसे मेरा प्लान तो ये था कि 9 बजे इसको करें, बट फिर चलिए आ जाइए। थैंक यू मैम, आप बहुत मोटिवेट करते हो। चलिए आ जाइए, पढ़ना भी है साथ साथ। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिगिंस अर्ली इन अ चाइल्ड्स लाइफ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट। एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर देयर सोशल सर्कल्स एंड एनवायरमेंट्स एक्सपैंड ब्रिंगिंग न्यू एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं नए वाहक आ जाते हैं समाजीकरण के। समाजीकरण क्या है, समाज में रहना सीखते हैं। वाहक क्या है, कभी दोस्त भी आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, नए नए लोग, और इंटरनेट आ गया, अलग अलग तरह के वाहक वो दुनिया में निकलता है बच्चा, तो अलग अलग तरह से समाजीकरण होता है। वन ऑफ द प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड इज द फैमिली। लेकिन प्राथमिक एजेंट क्या है
अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में वो परिवार ही है, क्योंकि उस टाइम पे ना तो उसके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा स्कूल में उतना घुलता मिलता है जितना वो परिवार में घुलेगा मिलेगा 2 से 6 वर्ष में। और प्रॉपर स्कूल तो होता भी नहीं, वो तो प्ले वे में जाता है उस समय पे। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड्स पर्सनैलिटी। हाउएवर सोशलाइजेशन ऑल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड द फैमिली एनवायरमेंट and includes other agents such as peers, schools, and media. Considering the role of different agents in the socialization process, which of the following statements best explains the relationship between family, peers, and other agents of socialization in shaping a child's behavior? तो परिवार और peers का क्या रोल है, ये पूछा है हमसे सामाजिकरण की प्रक्रिया में। देखिए फटाफट से, पहला ऑप्शन है द फैमिली इज द ओनली एजेंट। ओनली के साथ तो हमें जाना ही नहीं होता, ओनली एजेंट कैसे फैमिली, बाकी भी तो इंपॉर्टेंट है। पीयर्स एंड स्कूल्स टेक ओवर द प्राइमरी रोल ऑफ सोशलाइजेशन एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर विद द फैमिलीज इन्फ्लुएंस बिकम्स लेस सिग्निफिकेंट। कुछ हद तक बात सही है। द फैमिली सर्व्स एज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड, बट पीयर्स, स्कूल्स एंड मीडिया इन्फ्लुएंस एंड रीइंफोर्स these values and behaviors as the child grows older। ये कहीं बेहतर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही less significant बन जाएगा, वो प्राथमिक तो है ही परिवार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल significant ही नहीं रहेगा। हाँ, एक टाइम के बाद peers का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन insignificant नहीं होगा परिवार की वैल्यू। फोर्थ ऑप्शन है peer influence is more important than family influence। ये कहना गलत होगा। तो थर्ड ऑप्शन के साथ ही हम यहाँ पे जाएंगे कि मीडिया का और इन सब का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है जैसे ही बच्चा जो है बड़ा होता है। अर्ली चाइल्डहुड तक अगर हम देखें 2 से 6 में, तो परिवार का रोल ज्यादा है, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, however language plays an even more central role as it is not only reflects but also shapes a child's cognitive development। यानी वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दिमाग के विकास में या संज्ञान के विकास में। बात सही है नहीं? Vygotsky believed that language, especially through social interactions, is critical in the development of higher order thinking skills। higher order thinking skills वो होती हैं जो गिफ्टेड बच्चों को, हॉट्स जिनको कहते हैं हम, मुश्किल क्वेश्चंस होते थे ना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले, तो उच्च चिंतन जिसमें शामिल होता है। तो Vygotsky कह रहे हैं लैंग्वेज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इवन आपकी हायर लेवल थिंकिंग को डेवलप कराने में। बात सही है या नहीं है, बताओ एक बार। सही लग रही है बात? कोई और दिक्कत हो तो बताओ, है ना। हाँ, मेरी बेटी को आप बहुत पसंद, थैंक यू सो मच भाई प्रियंका। अब पूरा कमेंट तो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, बट हाँ धन्यवाद। जल्दी पोल डालती हैं और हटा भी देती हैं, निशा को पीटो। ऐसे टीचर बनोगे शिवानी? निशा नहीं है और यहाँ पे राहुल है, तो ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करनी है, मारपीट की बातें नहीं करनी है, जुबान से बातें करनी है, ठीक है जी। चलें आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया, बढ़ा जाए आगे। भाई ये फ़ोन क्यों बजता है इतना, मैं इस फ़ोन से ही दुखी हूँ। देखिएगा, तो अगर हम बात करते हैं वेट चलिएगा, एग्जाम वाला फीलिंग, हाँ अब तो आनी भी चाहिए। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी आपकी थिंकिंग लेवल को और बेहतर करता है क्या, लैंग्वेज के माध्यम से वो बेहतर होती है, ऐसा वाइगॉत्स्की कहते हैं। हाँ, वाइगॉत्स्की तो कह रहे हैं ग्रेटेस्ट टूल है। Based on Vygotsky's theory, which of the following statements best reflects the relationship between language and thought in cognitive development? भाषा और विचार के बारे में वाइगॉत्स्की की राय को पहचानना है 4 ऑप्शंस में से। लैंग्वेज इज सिंपली अ टूल फॉर, देखो पेपर में डरना नहीं है, आपको आंसर वहीं मिलेगा उन्हीं 4 ऑप्शंस में से, बस पहचानना है, लेके नहीं जाना, लिखना नहीं है वहां पे, ठीक। लैंग्वेज इज सिंपली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द वे चिल्ड्रन थिंक और रीजन अबाउट द वर्ल्ड। यानी सिंपली एक कम्युनिकेशन का टूल है और इससे कोई रीजनिंग में फर्क नहीं पड़ता, ये कहना गलत होगा। लैंग्वेज एंड थॉट आर सेपरेट entities and language only serves to express thoughts that already exist in a child's mind। ऐसा नहीं है, थिंकिंग को भी विकसित करती है भाषा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थर्ड है, लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड विद लैंग्वेज एक्टिंग एज द प्राइमरी मीडियम थ्रू विच चिल्ड्रन एंगेज इन मोर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बात भी एकदम सही है कि महत्वपूर्ण भूमिका है, प्राथमिक भूमिका है, और बच्चा जैसे सोचता है वो चीज़ प्रभावित होती है भाषा से। भाषा और लैंग्वेज सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड तक है, ये बात कहना एकदम गलत होगा। भाषा, हाँ थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे तब तो दिमाग पे जोर पड़ेगा ना, भाषा कितनी प्रैक्टिस किया पता लगेगा। तो मैंने आपको कह दिया नंबर को नहीं जोड़ना है,
ये नहीं सोचना कितने नंबर आए। लैंग्वेज एंड थॉट आर डीपली इंटरकनेक्टेड विद लैंग्वेज एक्टिंग एज द प्राइमरी रूल है, लैंग्वेज का बेहद महत्वपूर्ण है, सोसाइटी कल्चर और लैंग्वेज, ये वाइगॉस्की की थियरी में हम पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस इन अर्ली चाइल्डहुड। डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस का मतलब है विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास, यानी कौन सा तरीका विकास के अनुसार बेस्ट है, जो बच्चे की विकास की जो अवस्था है यानी अर्ली चाइल्डहुड में उसके डेवलपमेंट के अनुसार कौन सा तरीका बेस्ट है। अब ये लैंग्वेज ऐसी यूज की गई है ताकि आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर होना पड़े, ठीक है ना। तो अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस, डेवलपमेंट के अनुसार जो एक उपयुक्त प्रैक्टिस है, उपयुक्त मेथड है अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में, वो कौन सा है। इट रेफर्स टू यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग अप्रोच, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, वन साइज फिट्स ऑल कुछ नहीं होता। ये अभी जो क्या कहेंगे इसको, स्वेट शर्ट कहेंगे, जो भी कहेंगे, है ना, ये साइज मैंने लिया था ये शायद 2 हफ्ते पहले, उनको बोल दिया था स्टोर वालों को भिजवा देना, अभी अभी आया है। तो अगर वन साइज फिट्स ऑल होता तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता इतने दिन, सर्दियों के कपड़े वैसे ही नहीं थे कि, तो साइज सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकते हैं। कुछ साइज मीडियम है तो कुछ लोगों को फिट होगा, स्मॉल है तो कुछ लोगों को फिट होगा, लार्ज है तो कुछ और लोगों को फिट होगा। तो सबको वन साइज फिट्स ऑल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि सबके लिए एक ही साइज बना हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक। पेन थोड़ी है कि कोई भी यूज कर लेगा, ठीक। तो ऐसे ही मेथड्स में भी, करिकुलम में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाने हैं। वन साइज फिट्स ऑल का मतलब है एक ही डंडे सबको हाँक रहे हैं, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक। इट इन्वॉल्व्स टीचर्स अडेप्टिंग देयर टीचिंग मेथड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन ईच चाइल्ड्स डेवलपमेंटल लेवल, कल्चरल बैकग्राउंड एंड इंडिविजुअल नीड्स, एंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर बोथ चैलेंजिंग एंड अचीवेबल फॉर एवरी चाइल्ड। ये बच्चे की नीड को ऑप्शन समझ रहा है, बच्चा यहाँ एक्टिव है, अलग अलग मेथड आप बच्चे की नीड, उसका इंटरेस्ट, उसके स्तर के अनुसार अपनाइए, उसी को डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कहेंगे यहाँ पे। इट फोकसेस सोली ऑन, सोली हो, ओनली हो, इसका मतलब है एक तरफ लेके जा रहा है ऑप्शन आपको, और एक तरफ नहीं जाना आपको अगर वो बच्चे के पक्ष में नहीं है तो। ऑन एकेडमिक स्किल्स एंड नॉलेज एक्विजिशन, सिर्फ एकेडमिक स्किल पढ़ लो और क्या कर लो, नॉलेज को एक्वायर कर लो। मिनिमल एम्फेसिस ऑन सोशल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट, यानी सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जोर दो, रटवाने पे जोर दो, याद कराने पे जोर दो, नॉलेज को बढ़वाने पे जोर दो, लेकिन शारीरिक रूप से, सामवेगिक रूप से, सोशली ना तो वो घुले मिले, ना वो ग्रुप में खेले, ना वो नई चीजें सीखे, ना वो स्पोर्ट्स में शामिल हो, बस दिमाग पे ही कराते रहो सब कुछ, तो वो कहना गलत होगा यहाँ पे। बिल्कुल ही बात सही है, नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। अगर हम बात करते हैं 4th ऑप्शन की, इट मीन्स टीचिंग अ प्री डिटर्मिन्ड करिकुलम इन अ रिजिड स्टैंडर्ड। देखिए रिजिड तो वर्ड ही नेगेटिव है, ये हम नेगेटिव पॉजिटिव में भी कर चुके हैं, तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही बचता है। आगे बढ़ेंगे, पूरा ऑप्शन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जवाब मत दीजिएगा, नहीं तो पेडागोजी में ये गलती बहुत होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, असर्शन क्या है, यानी कथन है, पियाजेस थियरी एम्फेसाइजेस दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ये बात एकदम सही है कि पियाजे ने जोर डाला है इस बात पे कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बच्चा एक्टिवली ज्ञान का सृजन करता है एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। उसको एक पेन भी मिलेगा तो खोलेगा, तोड़ेगा, देखेगा, समझेगा, वो नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। और क्या है वो, अगर एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज लिखा हो और साथ में एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन लिखा हो तो वाइगॉस्की हो जाएंगे, क्योंकि वो समाज की बात करते हैं। और अगर हम बात करें, लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है बच्चों को पियाजे ने, और कहा है कि उनकी थिंकिंग क्वालिटेटिवली डिफरेंट है बड़ों से, यानी अमाउंट सेम है, काइंड इज डिफरेंट, अमाउंट इज सेम, क्वांटिटी इज सेम बट क्वालिटी इज डिफरेंट, ठीक है। तो बच्चे और बड़ों की थिंकिंग में ये अंतर है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं पियाजे। रीजन क्या है, पियाजे प्रपोज्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस ऑटोमेटिकली एज चिल्ड्रन ग्रो विदाउट एनी नीड फॉर एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन और सोशल इंटरेक्शन। यानी पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे का दिमाग अपने आप विकसित हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन की, यानी किसी भी ऐसी एक्टिविटी की जो बच्चे के दिमाग पे जोर डाले, जिससे वो कुछ नया सीखे, और सोसाइटी में इंटरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ये एकदम खराब बात है। पियाजे ने 4 फैक्टर दिए हैं, मैच्योरिटी, इक्विलिब्रेशन, सोशल इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस, यानी एक्टिविटी, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन सिंपल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा, ध्यान से जवाब देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करके पढ़ लेते हैं फटाक से।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ टीचर नोटिसेस दैट टू स्टूडेंट्स विद सिमिलर हेरिडेटरी ट्रेट्स, फॉर एग्जांपल हाई आईक्यू, दो बच्चे हैं, मान लीजिए 120 आईक्यू है सीमा का, 120 ही आईक्यू है सचिन का या रीमा का, मान लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि जेंडर का हो गया, बट आईक्यू तो सेम ही होगा, आईक्यू तो सेम तरह से काम करेगा, लड़का हो लड़की हो वॉटेवर। तो अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब आईक्यू भेदभाव थोड़ी करेगा उस चीज में, वो तो आईक्यू स्कोर के लिए तो क्वेश्चन तो सेम ही आएंगे सबके सामने। परफॉर्म डिफरेंटली इन एकेडमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस। तो 120 आईक्यू है सचिन का, 120 आईक्यू है सीमा का। अब बात यहां पे ये चल रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस डिफरेंस, के सचिन के नंबर अगर आते हैं 50% और सीमा के आते हैं 80%, तो ये क्या है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि आईक्यू तो सेम है। मैं बहुत बार आपको इसलिए कहती हूं कि आईक्यू सब कुछ नहीं है, क्योंकि जितना आईक्यू मिला है, मान लीजिए आपको, उतना भी खर्च कितने लोग कर पा रहे हैं? यूटिलाइज तो करते ही नहीं है ना, आलसी लोग हैं हम। ठीक, उतनी मेहनत कर कितने पा रहे हैं लोग? क्या बहुत सारे लोगों को एनवायरमेंट नहीं मिलता और बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते, तो बहुत सारे रीजन है खैर उस चीज के। तो सेम आईक्यू होने के बावजूद भी दोनों का एकेडमिक परफॉर्मेंस अलग है, नंबर दोनों के अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है भाई, देखा जाए तो 60% पॉपुलेशन तो एवरेज आईक्यू रखती है। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, इसका रीजन क्या होगा? द चाइल्ड विद बेटर जीन्स विल ऑलवेज आउट परफॉर्म द अदर रिगार्डलेस ऑफ देयर एनवायरमेंट, यानी जिसके जीन्स बेहतर हैं वो अच्छा परफॉर्म करेगा। भाई आईक्यू तो सेम ही है, एकेडमिक परफॉर्मेंस तो कोई दौड़ भाग की बात थोड़ी चल रही है, दिमाग की बात चल रही है। आईक्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अगर उन्होंने थोड़ा असेस करने की कोशिश किया है, या इंटेलिजेंस को असेस करने की कोशिश की है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, तो अगर हम देखें तो यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे जीन्स की बात ही नहीं हुई। जब आईक्यू बराबर है तो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक, फिर आते हैं द एनवायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग हाउ हेरिडेटरी पोटेंशियल इज रियलाइज्ड, सच एज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पेरेंटल सपोर्ट एंड पीयर इन्फ्लुएंस, यानी पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को कैसे साकार बनाएगा, कैसे आकार देगा, इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पर्यावरण की। जैसे संसाधनों की उपलब्धता, हो सकता है एक बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा हो, अच्छे मेथड्स का इस्तेमाल ना हो रहा हो, अच्छा माहौल ना हो घर पे, वॉटेवर। ठीक, आईक्यू सेम होते हुए हो सकता है सेम स्कूल में हो, फिर भी डिफरेंट इमोशनल एनवायरनमेंट हो सकता है। माता पिता का समर्थन कितना है, साथियों का क्या प्रभाव है, कैसे पीयर ग्रुप में, कैसे लोगों में, कैसे दोस्त हैं उसके, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो एनवायरनमेंट का रोल है आईक्यू में, सिर्फ हेरिडिटी ही सब कुछ नहीं है, यानी सिर्फ आईक्यू ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि सेम परफॉर्म नहीं करेंगे अगर सही एनवायरनमेंट नहीं मिला है तो। ठीक, जेनेटिक्स अलोन कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर, और ये हम जानते हैं कि गिफ्टेड बच्चा भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर इमोशनली उसको सही माहौल नहीं मिला तो। जेनेटिक्स अलोन कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस, जेनेटिक्स की बात ही नहीं हो रही, सीधा आईक्यू की बात हो रही है। 120 आईक्यू इसका भी है, 120 इसका भी है, और आईक्यू के लिए दोनों ने सेम टेस्ट दिया होगा। फोर्थ है द परफॉर्मेंस डिफरेंसेस आर रिजल्ट ऑफ चांस एज नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, ये तो चांस की बात है, ना हेरिडिटी का रोल है ना एनवायरमेंट का, फिर किसका है? आत्मा का है ना, या क्या क्या कहेंगे उसको, कोई ऐसी पारलौकिक शक्ति का नहीं। आईक्यू की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के सिवा और कुछ है नहीं आपका डेवलपमेंट। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है, सवाल 10वां, फटाफट से बताइएगा। थोड़ा अनयूजुअल टाइम पे क्लास है बट आप लोग आ गए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचुरेशन, यानी परिपक्वता के संप्रत्यय को, मैचुरेशन के कॉन्सेप्ट को, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, इसके अंदर ही आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब डेवलपमेंट कैसे होता है, मनोविज्ञान का एक शाखा है, मनोविज्ञान का एक स्कूल है, ये हम कह सकते हैं। स्कूल भी कहना गलत होगा, टाइप्स हैं साइकोलॉजी भी में भी कई सारे प्रकार हैं आपकी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, फिर ये डेवलपमेंटल है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि परिपक्वता यानी मैचुरेशन क्या है। सिंपल, पहला ऑप्शन है मैचुरेशन रेफर्स टू द आइडिया दैट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एजुकेशनल मेथड्स दे आर एक्सपोज टू विद लिटिल टू नो रोल फॉर जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी मैचुरेशन में बायोलॉजी का कोई रोल नहीं है। भाई मैचुरेशन तो हाईली रिलेटेड होती है बायोलॉजी से ही, है ना, आपके जेनेटिक्स का अनफोल्ड होना समय के साथ मैचुरेशन है, कि आपके हाथ जन्म से होते हैं, पैर टांगे जन्म से होती हैं, लेकिन उनमें जो जान आएगी वो एज के साथ या टाइम के साथ आती है, जब आप में मैचुरेशन आ रही है। दांत तब आएंगे जब मैचुरेशन समय आएगा, अनफोल्ड होंगे तब जाकर के दांत आपके निकलेंगे। अगर मेल है कोई तो दाढ़ी तब आएगी जब प्यूबर्टी हिट करेगी। तो मैचुरेशन के साथ, टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मैचुरेशन कहते हैं, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होती है। सेकेंड ऑप्शन है मैचुरेशन रेफर्स टू द नेचुरल जेनेटिकली प्रोग्राम्ड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट अनफोल्ड्स ओवर टाइम विद चिल्ड्रन गेनिंग न्यू एबिलिटीज एंड बिहेवियर्स एज दे एज
ऑफन इन अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। मैचुरेशन क्या है, नेचुरली होता है, जेनेटिकली, जो एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्या है कि बच्चा पहले खड़े होना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, है ना, पहले दूध के दांत आएंगे फिर पक्के दांत आएंगे, ये मैचुरेशन है जो समय के साथ अपने आप अनफोल्ड होती है और एक सीक्वेंस में होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो पहले आप बूढ़े हो जाते बाद में जवान होते, मैचुरेशन का एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, मैचुरेशन मीन्स दैट चिल्ड्रंस ग्रोथ इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट। नहीं, एंटायरली नहीं भाई, मैचुरेशन तो हेरिडिटी को ज्यादा महत्व दे रही है, हेरिडिटी से अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एनवायरमेंट में अनफोल्ड होते हैं। मैचुरेशन सजेस्ट दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट आर स्ट्रिक्टली डिटरमिन्ड बाय देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जी नहीं, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अगेन बहुत लेंदी क्वेश्चन है बट आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, हाउ डज कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई contribute to the development of teacher student relationships and improve the overall teaching learning process in a classroom setting। CCE क्या है, सीबीएसई का एक इवैल्यूएशन सिस्टम लागू किया गया था, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी होलिस्टिकली सर्वांगीण रूप से बच्चे का आकलन करना, जांच करना, उसकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लगातार साल भर ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जो आकलन है बच्चे का समय समय पे होता रहे। और दूसरा, हर एक पहलू में हो, कॉग्निटिव, फिजिकल, जो 3 डेवलपमेंट है टाइप हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, तीनों पहलुओं को जांचो बच्चे के। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो नंबर कितने ला रहा है, सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखो, स्पोर्ट्स में कैसा है, बिहेवियर में कैसा है, बहुत सारी चीजें। पहला ऑप्शन है, सीसीई एनकरेजेस टीचर्स टू फोकस सोनली ऑन डिलीवरिंग कंटेंट। ये कहना गलत है कि सिर्फ कंटेंट डिलीवर करने में और बच्चे की एकेडमिक नॉलेज में, नहीं, सभी पहलुओं में। सीसीई अलाउज टीचर्स टू एंगेज विद स्टूडेंट्स ऑन अ मोर पर्सनल लेवल बाय रेगुलरली असेसिंग देयर प्रोग्रेस, बिल्कुल सही है। मल्टीपल डायमेंशंस, रेगुलरली यानी कॉन्टिन्यूअस, और अलग अलग डायमेंशन मतलब कि आप बच्चे की नीड्स को समझ रहे हैं, बच्चा इमोशनली कैसा है, फिजिकली कैसा है, किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज। प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, ऑफरिंग टेलर्ड गाइडेंस टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, हर बच्चे की नीड को समझते हुए टेलर्ड गाइडेंस। टेलर्ड का मतलब क्या है कि भाई ये शर्ट अपने हिसाब से बनवा ली हमने, टेलर से बनवा ले तो आप जाकर के कपड़े, तो अपने साइज से अपने हिसाब से बनवा रहे हो, अपनी मन पसंद से बनवा रहे हो, ठीक है। वही वन साइज फिट्स ऑल क्या है, एक ही साइज है सबके लिए, वो नहीं आएगा जनरली। ठीक, रीड बैच पे बात करेंगे भाई, आप में से काफी लोग पूछ रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन, दिस इंप्रूव्स स्टूडेंट सेंटर्ड रिलेशनशिप, अलग अलग मेथड अपनाना बच्चे की नीड को समझते हुए, बात तो सही है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड ऑप्शन देखिएगा, सीसीई डिमिनिशेस द रोल ऑफ टीचर्स इन द क्लासरूम बाय लिमिटिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट्स इवैल्यूएशंस एज मोस्ट असेसमेंट आर, यानी बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को लिमिट कर दो, टीचर को ज्यादा महत्व दे दो, ऐसा नहीं है। सीसीई रेस्ट्रिक्ट्स द टीचर्स एबिलिटी टू असेस स्टूडेंट्स मीनिंगफुली, यानी रेस्ट्रिक्ट कर देगा टीचर को, अर्थपूर्ण ढंग से बच्चे का आकलन नहीं करना है, बस रट्टाफिकेशन पे कर देना है, गलत बात है ये। ऑप्शन सेकेंड ही सही है कि हर एक पहलू में आप जांच पाएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा क्या कह रहे हैं वाइगॉत्स्की, क्या कहना चाहते हैं, फटाफट से पढ़ेंगे। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं, वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल थियरी emphasizes the significant role of cultural tools in cognitive development. Which of the following statements best describes the interaction between cultural tools such as language, symbols and social practices and cognitive development according to Vygotsky? भाषा और संज्ञान के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछा है। सिंपल सा जवाब है, पेंसिल साथ ले जाने के लिए मना किया हुआ है आपके एडमिट कार्ड में, बट पेन से भी आप थोड़ा सा मार्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई आके रोके तो मत करना। अभी इस सब पे चर्चा कर लेंगे, 9 बजे आ जाना, 9 बजे आराम से बैठ के बात करेंगे कि कल क्या क्या करना है, पूरे टाइम सारी बातें जो भी जरूरी हैं सब कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। ठीक, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ये पीडीएफ मैं समझ रही हूँ कि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, या तो आप बड़ी स्क्रीन में देखेंगे तो आसानी से देख पाएंगे। ये मैं अभी 9 बजे तक ही आपको ये सारे आंसर मार्क करा के 9 साढ़े 9 बजे तक शेयर करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो मन करे तो पढ़ लेना एक बार। वाइगॉत्स्की बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रीमैरली डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल मैचुरेशन। नहीं, बायोलॉजी की बात तो वाइगॉत्स्की कर ही नहीं रहे हैं, इस पे तो इनकी आलोचना भी हुई है, क्रिटिसाइज किया गया है कि इन्होंने जेनेटिक्स को महत्व नहीं दिया। वाइगॉत्स्की आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन एक्वायर कॉग्निटिव स्किल्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। कल्चर का तो बहुत इन्फ्लुएंस है, ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंटली यानी बिना कल्चर के ही हो जाएगा। वाइगॉत्स्की प्रपोज दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डीपली एम्बेडेड इन द चाइल्ड्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जो विद टूल्स लाइक लैंग्वेज, नंबर, सिंबल, ये सब महत्वपूर्ण है और बच्चे के कल्चर, संस्कृति का बहुत महत्व है बच्चे के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, उसके दिमाग के विकास में, बात सही है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की कल्चरल टूल्स ओनली रेलेवेंट है अर्ली चाइल्डहुड तक, ये तो बात ही नहीं कर रहे स्टेजेस की, ये तो बात ही करते हैं विकास सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो वाइगॉत्स्की तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन 3 चीजों को बेहद महत्व देते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एज की बात ये नहीं करते हैं, बस भाषा की स्टेजेस दी है इन्होंने, अदरवाइज उन्होंने कोई अलग से स्टेज नहीं दी है। आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम करने का प्रयास करती हूँ, अगर आप देख पाएंगे तो थोड़ा देखिएगा।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहला जो 13th नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन सपोर्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एजुकेशनल सेटिंग्स एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रमोटिंग एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट। यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन है, यानी उचित समायोजन की जो परिकल्पना है या अवधारणा है, वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में कैसे लागू होती है। यानी वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड है, एक बच्चा हो सकता है जो व्हील चेयर से आता हो, दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है, तीसरा बच्चा एडीएचडी वाला हो सकता है, अलग अलग तरह, किसी को डिसलेक्सिया हो सकता है, वॉट। तो स्पेशल नीड अगर बच्चे की है तो उसके साथ आपको डील कैसे करना है, उसको एकोमोडेट कैसे करना है। रीजनेबल एकोमोडेशन, रीजनेबल का मतलब है जैसी जरूरत हो जिस बच्चे को वैसा चेंज कर दो माहौल में, वो एकोमोडेशन है, समायोजन है, मॉडिफिकेशन है। जो आपको एकोमोडेट तो हर बच्चे को करना ही है। रीजनेबल एकोमोडेशन मींस प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स फ्यूअर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी उनको एजुकेशनल सीखने के अवसर, पढ़ने के अवसर कम दो, क्योंकि उनको स्पेशल नीड है। ये कहना गलत है, हर बच्चे को साथ लेके चलना है। रीजनेबल एकोमोडेशन इन्वॉल्व्स मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी अपने मेथड में बच्चे के अनुसार परिवर्तन कर लो। क्लासरूम सेटअप में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करना है वो कर लो, असेसमेंट के तरीके में चेंज करना है वो कर लो। कि अगर एक बच्चा है जो देख नहीं पाता है तो आप उससे ये नहीं कहेंगे मुझे लिख के दिखाओ या पढ़ के दिखाओ, या तो आप उसको ब्रेल लिपि देंगे और उसके माध्यम से पढ़ने की बात कहेंगे, या हो सकता है आप ओरली क्वेश्चन पूछ लें उससे। तो बच्चे के अनुसार आप पूछने का तरीका या आकलन का तरीका भी बदलते हैं। To ensure that CWSN can access the curriculum, participate in classroom activities and demonstrate their learning in ways that align with their individual strengths and needs। जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनकी भी अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेस है, जैसे कि हर इंसान की होती है, वो भी उतने ही इंसान हैं। तो आपको उनकी नीड को समझना है और उनके हिसाब से डिजाइन करनी है चीजें। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, तो ये बात सही है, फिर भी चारों ऑप्शन तो हमको पढ़ने ही होते हैं। रीजनेबल एकोमोडेशन रिक्वायर्स आइसोलेटिंग CWSN फ्रॉम द, आइसोलेट नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, सेक्लूजन नहीं करना है, इंक्लूड करेंगे, सेक्लूड नहीं करेंगे, अलग थलग नहीं करेंगे, बच्चे को लेबल नहीं लगाएंगे, ठप्पा नहीं लगाएंगे, फेलियर है, फर्स्ट आता है, ये है वो है, ये सब नहीं करेंगे। रीजनेबल एकोमोडेशन primarily refers to making physical changes to the classroom such as रैंप बनवा दिया आपने, तो primarily refers to physical changes, थोड़ी भाई साइकोलॉजिकल या टीचिंग मेथड्स भी चेंजेस में भी चेंजेस लाने, सिर्फ स्ट्रक्चर में या स्कूल के ढांचे में परिवर्तन से थोड़ी हो जाएगा। टीचर्स भी अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, मेथड्स में भी परिवर्तन होंगे, ठीक है। जो बच्चे हैं उनको भी हम इंक्लूडेड महसूस कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की चैलेंज इन इंप्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इन मेन स्ट्रीम क्लासरूम्स एंड हाउ कैन इट बी एड्रेस्ड इफेक्टिवली। मुख्य धारा में यानी मेन स्कूल जो रेगुलर स्कूल सिस्टम है उसमें बच्चों को, स्पेशल बच्चों को इंक्लूड करने में हमें दिक्कत क्यों आती है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है, अ की चैलेंज इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज द लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रेन्ड टीचर्स, कि उतने ट्रेन्ड टीचर्स ही नहीं है कि स्पेशल बच्चों को और नॉर्मल बच्चों को एक साथ लेके चल सकें, और संसाधनों की भी कमी है। अगर हम बात करें कि कानों की मशीन मिल जाए, या फिर अगर एक बच्चा है जो देख नहीं सकता, ब्रेल लिपि ही बहुत सारे स्कूल में उपलब्ध है कि नहीं है इसी का नहीं पता, तो ये सब दिक्कतें बिल्कुल हैं। फिर आता है सेकेंड, a challenge in inclusive education is the mismatch between the academic levels of students in a diverse classroom. This can be addressed by developing individualized teaching strategies and providing targeted interventions to meet the diverse learning needs of students. A challenge in inclusive education is the mismatch between the academic level of students in a diverse classroom. This can be, देखो ये चैलेंज नहीं है, वो तो अलग अलग सीखने वाले बच्चे होंगे तो सब फर्स्ट थोड़ी, सब सेम नंबर थोड़ी लाएंगे कि सब 90% लाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है कि अलग अलग तरह सीखते हैं या अलग अलग नंबर ला रहे हैं या अलग अलग एकेडमिक लेवल है उनका। आ चैलेंज इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज दी over emphasis on standardized testing which can lead to excluding students with disabilities. The solution is to remove testing altogether, कि कोई टेस्ट रखो ही मत, ये भी कोई तरीका नहीं है, बच्चे के अनुसार रख लो। The challenge in inclusive education is the lack of technology in the classroom which can be solved by replacing traditional teaching methods entirely with the digital learning tools, के टीचर को भी हटा दो, पुराने सारे मेथड्स को हटा दो और सिर्फ डिजिटली पढ़ाओ, वो भी कोई सही तरीका नहीं है, एक तरफ ही लेके जा रहा है ऑप्शन आपको। बस एक ही ऑप्शन सही है कि आपको रिसोर्सेज और ट्रेन टीचर की कमी है, जिसकी वजह से मुख्य धारा में एक रेगुलर स्कूल में स्पेशल बच्चे को इंक्लूड करने में दिक्कतें आती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहां सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है ये सवाल आपका। थोड़ा सा लेंदी है, बहुत ही ज्यादा लेंदी है, पढ़ने में मतलब दिक्कत है, उतना लेंदी वैसे नहीं है कि अगर पेपर में आए तो। हाउ डज हार्वर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस चैलेंज द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ इंटेलिजेंस एंड व्हाट इंप्लीकेशन डज इट हैव फॉर टीचर्स वर्किंग विद डाइवर्स लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो पारंपरिक दृष्टिकोण को, जो ट्रेडिशनल तरीका था कि भैया ये होती है टीचिंग या फिर ये होती है इंटेलिजेंस, उसको चैलेंज कर दिया गार्डनर ने। कहा बच्चे तो सब अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी जिसका आईक्यू में स्कोर ज्यादा है वही अच्छा है, और एक तरीके से नहीं, बच्चा तो इंटेलिजेंस कोई सिंगल एंटिटी नहीं है और बच्चे मल्टीपल मेथड से सीख सकते हैं, ये गार्डनर कह रहे हैं।
ठीक, तो पहला ऑप्शन है गार्डनर्स थियरी सपोर्ट्स द ट्रेडिशनल व्यू दैट इंटेलिजेंस इज अ फिक्स्ड सिंगल ट्रेट। यही तो उल्टा कह रहे हैं इसका, वो तो कह रहे हैं आईक्यू टेस्टिंग कराओ ही मत आप, है ना, कोई फिक्स नहीं है, सिंगल एंटिटी नहीं है बुद्धि। गार्डनर्स थियरी प्रपोजेस दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगुलर एबिलिटी। हाँ बिल्कुल सही है, एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, 8 प्रकार की अलग अलग बुद्धि दी है, बुद्धि के प्रकार दिए बेसिकली, बट रेदर अ वेराइटी ऑफ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंसेस। और ये सारे 8 प्रकार जो हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो, यानी कोई भाषा में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, ये सब क्या है, 8 प्रकार जो हैं ये स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, जरूरी नहीं है कोई म्यूजिक में अच्छा है तो गणित में भी अच्छा होगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, दिस चैलेंजेस द नोशन ऑफ इंटेलिजेंस बीइंग प्योरली एकेडमिक एंड सजेस्ट दैट टीचर्स शुड यूज डाइवर्स लर्निंग मेथड्स टू एड्रेस द, हाँ भाई डिफरेंट डिफरेंट मेथड अपनाओ और अलग अलग तरह की एबिलिटी दी है, ये बात यहाँ एकदम सही है। देखो क्वेश्चन पेपर आपका सिलेबस से ही आना है, क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो सिलेबस से आएगा, हाँ लेंदी जरूर हो सकता है, जो उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ दिखाया भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, गार्डनर्स थियरी रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑल टुगेदर एंड क्लेम्स दैट टीचिंग शुड फोकस सोनली ऑन नर्चरिंग स्टूडेंट्स इमोशनल वेलबींग। यानी इंटेलिजेंस को हटा ही दो, ऐसी बात नहीं की उन्होंने। सजेस्ट दैट इंटेलिजेंस इज ओनली रेलेवेंट टू सब्जेक्ट लाइक मैथ और लैंग्वेज में जरूरत है, नहीं भाई लोग अलग अलग तरह से बुद्धिमान हो सकते हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन में ही है सही। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और बताइएगा, ये कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद डिसेबिलिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है सबको इंक्लूड करो, जैसा कि नाम से ही पता लगता है समावेशन करना है सभी के लिए शिक्षा, चाहे एक बच्चा है जो व्हील चेयर से आता है, एक बच्चा है जो आपका गिफ्टेड है, दूसरा बच्चा है जो एवरेज आईक्यू रखता है, तीसरा बच्चा है जिसको कोई डिसेबिलिटी है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करना है। अब जब सबको इंक्लूड करना है तो स्ट्रैटेजी की बात हो रही है कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम अपनाएं। पहला ऑप्शन है टीचर्स शुड primarily focus on traditional one size fit all, तो हमें जाना ही नहीं है कि सबके लिए एक ही मेथड। टीचर्स शुड अडॉप्ट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हाँ ये पॉजिटिव है, विभेदी अनुदेशन नीड के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करना, वेयर लेसन्स आर टेलर्ड टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चों की नीड को समझते हुए मेथड्स बनाए जाएं। प्रोवाइडिंग वेरीड मटीरियल, अलग अलग तरह की मटीरियल एक्टिविटीज ये सब हो, पार्टिसिपेट करे हर बच्चा, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी भी पार्टिसिपेट करे, मीनिंगफुल लर्निंग हो, ये सब अच्छी बातें हैं। फिर आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, टीचर्स शुड सेग्रीगेट, ये तो नेगेटिव हो गया, अलग थलग नहीं करना है कि लेबल कर दिया, अलग ग्रुप बना दिया उन बच्चों का जो देख नहीं सकते, अलग ग्रुप बना दिया जो चल नहीं सकते, स्पेशल बच्चों को अलग कर दिया, ये सब नहीं करना है। टीचर्स शुड प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल वर्क फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एंड अवॉइड ग्रुप वर्क और कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज। कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, ग्रुप वर्क को बढ़ावा देना है, उसको अलग थलग नहीं करना है, ये बात सिंपल है एकदम, बात सही है नहीं है। चलिए खैर आगे आते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ पीयर सपोर्ट इन प्रमोटिंग द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। यानी पीयर सपोर्ट मतलब बच्चे एक दूसरे को, साथी समूह जो है क्लासमेट्स एक दूसरे को, या आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें। इस चीज के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है पीयर सपोर्ट इन इंक्लूसिव क्लासरूम्स इज अननेसेसरी, नहीं भाई एक दूसरे की सहायता करना महत्वपूर्ण है, बच्चे एक दूसरे की सहायता करना सीखेंगे वो अच्छा है। पीयर सपोर्ट plays a crucial role in inclusive education by encouraging positive social interaction between students, where typically developing peers can assist children with disabilities in academic and social tasks, fostering empathy, collaboration and म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ भाई पीयर यानी जो बच्चा क्लासमेट्स हैं, अगर 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं एक क्लासरूम में, 50 तो नहीं होने चाहिए बट होते हैं ऑफ कोर्स, तो वो 40 बच्चे या 30 बच्चे के साथ रहना, टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर माहौल अच्छा नहीं बना, बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। फिर है थर्ड, पीयर सपोर्ट इज नॉट अ प्राइमरी फोकस इन इंक्लूसिव क्लासरूम, नहीं भाई पीयर सपोर्ट प्लस टीचर का माइंडसेट चेंज हो, एम्पैथी आए बच्चों में भी टीचर में भी, उन बच्चों के प्रति जिन जो डिसेबल्ड हैं किसी भी रूप से, उनको भी उतना ही इंक्लूडेड महसूस कराया जाए, ये जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन है पीयर सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीयर सपोर्ट की जरूरत उन्हीं को है जिनको डिसेबिलिटी नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, Piaget identified schema as essential building blocks of cognition. Which of the following describes how children adapt their schemas as they encounter new information? Piaget ने स्कीमा को संज्ञान के आवश्यक निर्माण खंडों के रूप में पहचाना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन कहता है कि बच्चे नई जानकारी का सामना करते समय अपने स्कीमा को कैसे अनुकूलित करते हैं। अनुकूलित कहना यहाँ गलत होगा, अडेप्ट करते हैं, यानी अडेप्ट को हम कहते हैं, अडेप्ट को क्या कहते हैं भाई,
नींद में हूं मैं काफी। अडेप्ट को हम कुछ तो कहते ही हैं, देख लेना। अनुकूलन ही आएगा आई थिंक, हाँ अनुकूलित करते हैं, कह सकते हो, अनुकूलन ही आएगा, ठीक है अनुकूलन नहीं आएगा। देखिएगा, एसिमिलेशन अकर्स व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इज ऑल्टर्ड टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड एकोमोडेशन हैपेंस व्हेन स्कीमास आर चेंज टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन। बात तो सही लग रही है हमें, एसिमिलेशन एकोमोडेशन होगा, ये अडेप्टेशन के अंदर आ जाती हैं दोनों प्रक्रियाएं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर अनरिलेटेड प्रोसेस, ये कहना गलत होगा। बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इन्वॉल्व डिस्कार्डिंग ओल्ड स्कीमा, और नया ही क्रिएट करना पड़ेगा हर बार, नहीं। कॉग्निटिव अडेप्टेशन डिपेंड सोनली ऑन एसिमिलेशन विद एकोमोडेशन बीइंग अननेसेसरी। ये तीनों ही ऑप्शन एकदम बर्बाद ऑप्शंस हैं, इनके साथ हम जा ही नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन ही बचता है फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, एसिमिलेशन अकर्स व्हेन न्यू इंफॉर्मेशन इज ऑल्टर्ड टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमा। हालांकि यहां न्यू लिखना थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन पूरी तरह से गड़बड़ नहीं है, क्योंकि दोनों में जो अडेप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हो रहा होता है, और एसिमिलेशन में भी चेंज होता है स्कीमा, और एकोमोडेशन में भी चेंज होता है। एसिमिलेशन का मतलब है यहां आपने क्या किया, आत्मसात कर लिया, नई जानकारी को फिट कर लिया, किसमें, पुरानी एग्जिस्टिंग स्कीम में, कि दाल और चावल को मिक्स करके खाना सीख लिया, ये स्कीमा में फिट कर लिया। पुराने ही स्कीमा में दाल पता था, चावल पता है, मिक्स करके खाना फिट कर लिया पुराने स्कीमा में, तो एसिमुलेट किया, कुछ आपने नया नहीं बनाया है। ठीक, तो उस हिसाब से फिटिंग समथिंग इनटू योर एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या होता है, एसिमुलेशन कहलाता है। अगर मॉडिफाई करना पड़े या नया स्कीमा बनाना पड़े तो वो एकोमोडेशन है, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं अडेप्टेशन के अंदर आती हैं, तो ये बात सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही सही बैठ पा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है, इन अ क्लासरूम विद अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली बैलेंस हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद द इंडिविजुअल सपोर्ट नीडेड बाय स्टूडेंट्स विद वेरिंग एबिलिटीज एंड चैलेंजेस। यानी एक क्लास है जहां बहुत इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी व्यक्तिगत विविधताएं हैं। एक बच्चा है जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट कहना तो गलत होगा यहाँ पे, एक बच्चा है जो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, यानी अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, व्यक्तिगत विविधताएं हैं। एक बच्चा है जो एक भाषा बोलता है, दूसरा बच्चा है जो दूसरी भाषा बोलता है, अलग अलग एबिलिटी है। तो अब आपको पहचानना है कि क्या चैलेंज होंगे यहाँ पे, इंडिविजुअल सपोर्ट को कैसे हम लेकर के आए, एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट करें। पहला ऑप्शन है, द टीचर शुड सेट द सेम एक्सपेक्टेशन। हर बच्चे से सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती, रोबोट थोड़ी हैं, बच्चे हैं, अलग अलग एबिलिटीज हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, अलग अलग इंटेलिजेंस का स्तर है बच्चों का। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, द टीचर शुड एडजस्ट एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परसीव्ड एबिलिटीज, लोअरिंग द स्टैंडर्ड फॉर दोज। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोअर कर लेंगे स्टैंडर्ड, कम कर दो उन बच्चों को जिनको डिसेबिलिटी है, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको आपकी एक्सपेक्टेशन हाई ही रखनी है, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशन बच्चे के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। टीचर्स एक्सपेक्टेशन क्या करेंगी, इंपैक्ट करती है बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा। अगर आप कहेंगे नहीं आप अच्छा कर सकते हैं, तो बच्चा सोचता है कि हाँ मैं कर सकता हूं अच्छा। थर्ड है, द टीचर शुड सेट हाई येट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसा नहीं है कि आप वो बच्चा जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, आप उसको कहें कि नहीं तुम करो म्यूजिक में अच्छा, जबरदस्ती करो कि नहीं नहीं तुम तो म्यूजिक में अच्छा करोगे। तो रियलिस्टिक भी होनी चाहिए, और कितना वो आज है स्तर पे धीरे धीरे आगे जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप उसको पहले दिन ही चाहें कि आज तो वो उसको आते हैं मान लीजिए 4 टॉपिक, और कल जो है अचानक से 400 आ जाएं। तो वो वास्तविकता पे भी आधारित होना चाहिए कि किससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा यहाँ पे। स्कैफोल्डिंग, गिफ्टेड बच्चे से एक्सपेक्टेशन अलग होगी, बाकी बच्चे से अलग होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कंपैरिजन में होगी। ठीक, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड स्कैफोल्डिंग, जहां जरूरत पड़े बच्चों को आप मदद कीजिए, मेथड में चेंजेस लाइए, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट और इंडिविजुअल चैलेंजेस, कि उनको चैलेंज क्या महसूस करना पड़ रहा है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कौन सा बच्चा किस घर से आता है, इन सब चीजों को साइड करके आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बच्चे की क्षमता के अनुसार रखनी है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन, द टीचर शुड अवॉइड सेटिंग एनी एक्सपेक्टेशन। कोई एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। ये दुनिया में काम कर सकता है कि भाई किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, आकांक्षाएं ही जो है दुख का कारण है, लेकिन क्लास में आपको बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस को ध्यान में रखते हुए उससे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा कि ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स हाउ द एट्रीब्यूशन थियरी कैन बी यूज्ड टू एनहेंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन इन द क्लासरूम, पर्टिकुलरली व्हेन स्टूडेंट्स फेस चैलेंजेस और सेटबैक्स इन देयर लर्निंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा उदाहरण है कि कक्षा में छात्रों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए एट्रीब्यूशन सिद्धांत। एट्रीब्यूशन सिद्धांत है कि आप सक्सेसफुल हैं तो इंटरनल फैक्टर्स पे डालेंगे, ये एट्रीब्यूट करेंगे, या एक्सटर्नल फैक्टर पे एट्रीब्यूट करेंगे। इंटरनल फैक्टर है कि आपका एफर्ट, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी क्यूरियोसिटी, आपका इंटरेस्ट,
आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं, कंट्रोलेबल्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे फैक्टर्स होते हैं एट्रीब्यूशन थियरी में एक्सटर्नल फैक्टर। अगर आप अपनी फेलियर और सक्सेस को बाहरी कारणों पर डालते रहेंगे, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत शोर था क्लास में, बिजली चली गई थी, मैं तो गर्मी में था, ये था, वो था, अगर आप रीजंस बाहर देंगे तो वो, अगर सफलता और विफलता दोनों बाहर डालेंगे हम, या लक पे मेरा तो नसीब ही खराब है, इस तरह की बातें करते हुए आपको लोग मिल जाएंगे, तो उससे कुछ होना है नहीं। वो अनकंट्रोलेबल है, इनकंट्रोलेबल है, आपके कंट्रोल से बाहर की चीज है। तो कंट्रोलेबल पे ही ध्यान देना है, इंटरनली एट्रीब्यूट करनी है सक्सेस और फेलियर। टीचर्स शुड एम्फेसाइज स्टूडेंट्स पर्सनल क्वालिटीज एज द मेन रीजन फॉर सक्सेस और फेलियर, एट्रीब्यूटिंग एकेडमिक आउटकम सोली टू द स्टूडेंट्स इनेट एबिलिटीज और लैक देयर ऑफ। या तो उनकी क्षमता में ही कमी है, देखो टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि वो कहें तुम्हारी क्षमता में ही कमी है, बच्चा खुद देखेंगे। टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एट्रीब्यूट देयर सक्सेसेस एंड फेलियर टू कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये नहीं है कि तुम में एबिलिटी ही नहीं है, एबिलिटी तो इंक्रीमेंटल है, ये नहीं कहेंगे क्षमता नहीं है, क्षमता तो इंक्रीमेंटल है, बढ़ाया जा सकता है। एबिलिटी को आपको फिक्स नहीं मानना है, एंटिटी व्यू नहीं रखना है एबिलिटी को लेके, ठीक। टीचर्स शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एट्रीब्यूट देयर सक्सेसेस एंड फेलियर्स टू कंट्रोलेबल फैक्टर्स सच एज एफर्ट और स्ट्रेटजी। अपनी बदल के देखो भाई, एफर्ट करो रेदर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लक और इनेट एबिलिटी, है ना। इन पे ध्यान देने की बजाय आपको बच्चे की मेहनत और एफर्ट पे ध्यान देना है, कंट्रोलेबल पे ध्यान देना है। टीचर्स शुड अवॉइड एड्रेसिंग फेलियर इन क्लासरूम। क्यों भाई, एड्रेस करेंगे, चर्चा कर सकते हैं फेलियर को किस तरह से देखना है। आउटकम पे जो है फोकस करना है रेदर देन प्रोसेस पे, जबकि हमको प्रोसेस पे करना होता है फोकस, आउटकम पे नहीं। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही बचता है कि सफलता और विफलता को भाग्य या जन्मजात क्षमता पे न डाल के बच्चे की उसकी रणनीति क्या है, बच्चे का प्रयास क्या है, इन सब चीजों पे फोकस अगर रखेगा टीचर तो बात ज्यादा बेहतर होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, असर्शन या स्टेटमेंट क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज सच एज डिसलेक्सिया आर कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस और मोटिवेशन इन द चाइल्ड। यानी डिसलेक्सिया बच्चे में अभिप्रेरणा की कमी से हो जाता है, यानी आप मोटिवेटेड नहीं है तो आपको डिसलेक्सिया हो जाएगा। ये एकदम बेकार बात है, बकवास बात है, इसका कोई ताल्लुक रियलिटी से नहीं है। डिसलेक्सिया डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये लोग, ये आपका इसमें कोई रोल नहीं है, ये कोई एनवायरनमेंट से होने वाली चीज नहीं है। एनवायरनमेंट हाँ इनको कंट्रोल कर सकता है, बच्चे को सिखा सकता है डिसलेक्सिया होने के बावजूद भी, लेकिन ये इंटेलिजेंस की कमी है हर बच्चे में जो डिसलेक्सिक है, ऐसा कहना गलत होगा। एक एवरेज इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चे को भी आपका डिसलेक्सिया हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आईक्यू की कमी है अगर किसी को डिसलेक्सिया है तो, या मोटिवेशन की कमी है। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपका जो न्यूरोलॉजिकल वायरिंग है, आपका नर्वस जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो जिस तरह से प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, आपका ब्रेन वो डिफरेंट होता है नॉर्मल अलग बच्चे से बेसिकली, जिसको ये नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर न्यूरोलॉजिकल इन नेचर कॉज्ड बाय डिफरेंसेज इन द वे द ब्रेन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड आर नॉट रिलेटेड। ये बात सही है, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये बात एकदम सही है। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22वां सवाल देखिएगा फटाफट से, 8 सवाल और हैं आपके। मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेती हूं, फिर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा फटाफट से बताइएगा। अगर हम देखें तो स्टेटमेंट क्या है, टीचर्स शुड रिलाई ऑन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। यही गलत हो गया, ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड पे नहीं, हमको इंटरनल पे फोकस करना है। सच एज ग्रेड्स एंड प्राइज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एंगेज विद देयर लर्निंग। हमको इंटरनल मोटिवेशन पे फोकस करना होता है। ये बात हमने मैराथन में भी समझी थी कि बाहरी कारकों पे नहीं, पुरस्कार या जो आपका ग्रेड है, यानी फर्स्ट आ रहे हैं कि सेकंड आ रहे हैं, ए ग्रेड ला रहे हैं कि डी ला रहे हैं, इस पे नहीं, आपको बच्चे को इन बातों पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे नहीं पुरस्कृत करना है। रीजन क्या है इसका, वाइल, तो ये बात तो गलत है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ए इज फॉल्स, सिंपल है, मिल गया आंसर, नहीं भी पढ़ा तब भी, क्योंकि ए तो फॉल्स हो गया। बट हाँ हमको आर चेक करना पड़ेगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस में ए कहीं फॉल्स है ही नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन ही ये सीधा एलिमिनेट कर दिए तीनों ऑप्शन। निंजा टेक्निक, सीधे आंसर पे पहुंच गए। ऐसा कई बार हो जाता है कि आप ढूंढ लेते हैं आंसर अगर आप सही टेक्निक लगाएं। रीजन क्या है, पेपर में अगर टाइम कम बचा हो अंत में, रीजन क्या है, वाइल एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। भाई ये मैं बहुत बार कहती हूँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, आपको लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनाता है, यानी आप बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे अगर एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं। तो अगर आपको सीखने में मजा आता है तो आप जीवन भर सीखते रहेंगे, और लेकिन अगर आपको सैलरी में मजा आता है तो एक टाइम के बाद आप बस रो पीट के वो काम सैलरी के लिए कर रहे होंगे, ठीक। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है शॉर्ट टर्म में तो अच्छी लगती है, 2 महीने सैलरी आएगी, बड़ा अच्छा लगेगा, माँ बाप के सपने पूरे हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर काम नहीं पसंद होगा तो फिर बहुत ही दुखद जीवन हो जाता है। कैन प्रोवाइड शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन
वहीं पे अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें यानी आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो ये पॉजिटिव मानी जाती है, विच कम्स फ्रॉम अ स्टूडेंट्स इंटरनल डिजायर टू लर्न, इज मोर सस्टेनेबल एंड लीड्स टू डीपर एंगेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म एकेडमिक सक्सेस। ये बात एकदम सही है, वो याद कर लीजिए आप। आर माधवन का जो कैरेक्टर था, मुझे नाम उस कैरेक्टर का याद नहीं है, 3 इडियट्स में, और वो कहते हैं कि पापा कोई बात नहीं, मेरा कैमरा जो है, एक घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, बट मैं खुश तो होऊंगा, है ना, मेरे को वो कैमरा पर्सन बन जाने दीजिए या फोटोग्राफी कर लेने दीजिए, है ना। तो अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो आप जॉय के लिए करते हैं वो चीज, तो आपका डीपर एंगेजमेंट होगा और लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे वो चीज। तो रीजन यहाँ पे सही है, आपको इंटरनल मोटिवेशन को ही बढ़ावा देना है। ऑप्शन 4 इज राइट, 8 गलत है, आर सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी रिफ्लेक्ट्स एन अंडरस्टैंडिंग दैट लॉज आर डैश सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, 5th स्टेज है, याद कीजिए, है ना, कोहलबर्ग की। एंड कैन बी चेंज्ड फॉर द ग्रेटर गुड, यानी जो नियम है, लॉज आर फिक्स्ड, नहीं फिर तो चेंज नहीं होंगे, एब्सोल्यूट हैं, ये तो 4th स्टेज में होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाली जो स्टेज है उसमें होता है ऐसे। फ्लेक्सिबल एंड अग्रीड अपॉन सोसाइटी, एक लोगों के द्वारा ही बनाए गए, लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। इररेलेवेंट टू मॉरलिटी, ऐसा नहीं है। लचीले और समाज द्वारा सहमति से बनते हैं, अगर जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है, 3 तलाक का नियम जैसे बदला गया, किसान आंदोलन की वजह से जो वो नियम लागू हुए थे वो बदले गए, और भी ऐसे सैकड़ों परिवर्तन आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन तक में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। समय के अनुसार संशोधन संभव है, वो नियम जो समाज की भलाई के लिए नहीं है उनको बदला जा सकता है, जैसे एक टाइम पे सती प्रथा भी नियम ही रही होगी, तो वो नियमों को बदला जा सकता है। नियम होते हैं बड़े समाज के लिए होते हैं, जिसपे सोसाइटी अग्री करे, अगर सोसाइटी अग्री ना करे तो नियमों को बदल देना चाहिए। यह है 3rd ऑप्शन, जो कि 5th स्टेज में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और समझिएगा क्या है। A student in the classroom frequently asks why questions, यानी क्यों है कोई चीज, बच्चा बार बार क्यों पूछता है। सीक्स कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है एक कॉन्सेप्ट से दूसरे क्वेश्चन में, यानी सवाल करता है, जानना चाहता है कि कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है ना। एंड चैलेंजेस ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स टॉट बाय द टीचर, के ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में लेक्चर मेथड से मान लीजिए या कुछ रटवाया गया, वो रटने पे ध्यान नहीं देता, मीनिंगफुल लर्निंग पे ध्यान देता है, जो रचनावाद कहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, पियाजे वाइगोत्स्की कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी विच कॉग्निटिव डोमेन इज दिस स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग। हालांकि आजकल ब्लूम टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी एक क्वेश्चन डाल दिया है क्योंकि आप इसको सॉल्व तो कर लेंगे, बेशक आपने बहुत डिटेल में ना पढ़ी हो। ब्लूम ने एक वर्गीकरण दिया है, बीएस ब्लूम ने, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने, ठीक, जिसको मैं कैप से याद कराती हूँ। कैप बोले तो सर पे लगाने वाली कैप नहीं है, ये कॉग्निटिव डोमेन जिसमें दिमाग से संबंधित चीजें हैं, अफेक्टिव डोमेन जिसमें इमोशंस से संबंधित है, जैसे आप फील कैसा कर रहे हैं ये भी लर्निंग में मैटर करेगा, आप सोच कैसे रहे हैं, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कॉग्निटिव डोमेन में आ जाएगा। तो बच्चे के दिमाग को भी इन्वॉल्व रखना है, उसके हार्ट यानी दिल को भी, और साइकोमोटर यानी इसको कोनेटिव डोमेन भी कह देते हैं, जिसमें बच्चा फिजिकली भी एक्टिव रहे, अगर वो एक्टिविटी करके सीखता है तो वो भूलता नहीं है। तो तीनों ही डोमेन को हम इंक्लूडेड रख सकते हैं सिखाने में, ये बात ब्लूम कह रहे हैं। अब पूछा है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी में जब बच्चा वाई के क्वेश्चंस पूछ रहा है, यानी सिंपल दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रयोग, वो मतलब कॉग्निटिव एस्पेक्ट का लर्निंग में प्रयोग कर रहा है, जिसको एनालिसिस कहेंगे हम, क्योंकि वाई और कनेक्शन बिल्ड करना मतलब तोड़ना चीजों को, और ये दिमाग से ही होता है ना, कुछ नया नहीं बना रहा है वो यहाँ पे, ठीक, याद नहीं कर रहा है, सिर्फ जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, और आपका जिसको हम सिंथेसिस कहते थे, बट इवैल्यूएशन के बाद आता है आजकल वो क्रिएटिंग या सिंथेसिस, बट अभी के लिए इसको आप स्किप भी कर सकते हो अगर आज से पहले नहीं पढ़ा है, तो उतना महत्वपूर्ण है नहीं। तो 3rd ऑप्शन विश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ वो अपना रहा है वाई वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये कहता है, आर टीचर ऑब्जर्व्स दैट सम स्टूडेंट्स इन हर क्लासरूम स्ट्रगल विद मेंटेनिंग फोकस while others excel when learning involves physical activities or group interactions. Which of Howard Gardner's multiple intelligence theory best applies to this situation and how should the teacher address it? मतलब सिंपल पूछा है कि एक बच्चा है जिसको फोकस बनाए रखने में दिक्कत हो रही है, और फिजिकल एक्टिविटी और ग्रुप इंटरेक्शंस में जो है बल्कि बच्चा अच्छा करता है, लेकिन क्लासरूम में वो फोकस बनाए रखने में स्ट्रगल करता है, तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, ऑल स्टूडेंट्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द सेम लर्निंग एक्टिविटी। सेम लर्निंग एक्टिविटी से क्या होगा, अलग अलग बच्चे हैं, किसी का फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, किसी का मैथ्स पढ़ने में होगा। द टीचर शुड फोकस ऑन लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अलोन। क्यों भाई सिर्फ लिंग्विस्टिक पे क्यों फोकस करे। द टीचर शुड डिजाइन वेरिड एक्टिविटीज दैट इंक्लूड काइनेस्थेटिक टास्क, यानी फिजिकल एक्टिविटी, कोलैबोरेटिव वर्क, अलग अलग टास्क हो, बिल्कुल सही बात है। ओनली फोकस नहीं करना है कि वीकर इंटेलिजेंस पे ही, तो अलग अलग तरह के टास्क, क्योंकि बुद्धि
कई प्रकार की होती है, तो बच्चे अलग अलग प्रकार से सीख सकते हैं, यही गार्डनर कह रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा जो है अलग अलग एस्पेक्ट में बेहतर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आर टीचर एम्प्लॉयज द प्रैक्टिस ऑफ स्कैफोल्डिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न न्यू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स यूज ऑफ स्कैफोल्डिंग इन दिस सिनेरियो। स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प, बच्चे को हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, जिस स्टेप पे वो अटके वहां समझाना, हिंट देना, ये सब स्कैफोल्डिंग है। द टीचर असाइंस, जिसको पाड़ या ढांचा कहते हैं, द टीचर असाइंस एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इमीडिएटली एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली। खुद से ट्रायल एंड एरर का प्रयोग हमें नहीं करना, नेगेटिव है ये आपके पूरे सिलेबस में। द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, प्रोवाइड्स हिंट एंड प्रॉम्प्ट्स जहां पे जरूरत हो, प्रैक्टिस सिमिलर प्रॉब्लम्स, ग्रेजुअली रिड्यूसेस सपोर्ट, जैसे जैसे बच्चा खुद करने लगे तो सपोर्ट को हटा लो, टेम्परेरी हेल्प है, जहां अटके बच्चा, जहां डिफिकल्टी हो वहां मदद दो। स्किप फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ही अगर स्किप कर दिया तो कैसे चलेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ये वो नहीं। सेकेंड ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टीचर यूजेस फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए टेस्ट जिसमें एक्टिविटीज होंगी, पेपर पेंसिल टेस्ट सबमेटिव हो जाएगा, सच एज वीकली क्विज, ग्रुप प्रोजेक्ट, रिफ्लेक्टिव जर्नल, ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द रोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन पेडागोजी, इट प्रोवाइड्स अ फाइनल ग्रेड। नहीं, वो सबमेटिव असेसमेंट करता है, फाइनल ग्रेड के इतने परसेंट नंबर आए हाफ ईयरली और ईयरली। टीचर मॉनिटर एंड इंप्रूव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज वाइल प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये बात सही है कि एफए में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, फीडबैक मिलता है टीचर को। इट फोकसेस सोनली ऑन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग एंड एक्सक्लूड्स हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट। अलग कर दो, अलग थलग कर दो सबमिटिव असेसमेंट, जी नहीं। सेकेंड ऑप्शन ही एकमात्र यहाँ सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, 2 सवाल और हैं फिर आप, मुझे तो अभी 9 बजे आपको मिलना है, हालांकि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सो नहीं पाई हूँ। अ टीचर एम्स टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी अमॉन्ग स्टूडेंट्स बाय प्रमोटिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बेस्ट अलाइन विद दिस टीचिंग अप्रोच। यानी एक शिक्षक का लक्ष्य पूछताछ आधारित या थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे इंक्वायरी बेस्ड कि बच्चा क्वेश्चंस पूछे, इस पे बेस्ड होना चाहिए। बात सही है। असाइनिंग रेपिटेटिव वर्कशीट नहीं, कि बार बार रिपीटेड चीजें, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना बिल्कुल सही है। एक्सप्लोर करना, सारे पॉजिटिव वर्ड मिल गए हमको, थ्रू एक्टिव रिसर्च एंड कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ मिलके मदद के साथ सीखना, ये बात एकदम सही है। लेक्चर नहीं, सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके, स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं, है ना, हमको स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज करिकुलम, स्टैंडर्डाइज मेथड्स, इनसे बचना है, क्योंकि ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच को अपनाते हैं कि सबके लिए एक ही मेथड काफी होगा, ये कहना गलत है। इन अ कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम द टीचर वांट्स टू इंप्लीमेंट इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस दैट रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स वेरिड बैकग्राउंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बेस्ट सपोर्ट दिस गोल। यानी सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण कक्षा में शिक्षक समावेशी प्रथाओं को लागू करना चाहता है, यानी हर एक बच्चे को इंक्लूड किया जा सके, डिफरेंट मेथड्स को इंक्लूड किया जा सके क्लास में, इस बात पे फोकस करना चाहता है टीचर। तो क्या करे, एंश्योरिंग दैट द करिकुलम फोकसेस ओनली ऑन द डोमिनेंट कल्चरल पर्सपेक्टिव टू, नहीं, डोमिनेंट कल्चर यानी एक तरह के लोग, एक जाति विशेष या एक समुदाय के लोग हैं तो उन्हीं को पढ़ाना, उन्हीं पे ध्यान देना, उन्हीं के एग्जांपल्स लेना गलत होगा। डिजाइनिंग लेसन्स दैट इनकॉर्पोरेट मल्टीपल कल्चरल पर्सपेक्टिव, ये अच्छा है, बच्चों को अपने अपने अनुभव शेयर करने के लिए बच्चा एक्टिव है, थर्ड ऑप्शन में। डिस्कशन को अवॉइड करना, डाइवर्सिटी पे ये कहना गलत होगा। ओनली पीयर्स के साथ काम करा रहे हैं, कल्चरल बैकग्राउंड को देख ही नहीं रहे हैं, वो जो बच्चे कंफर्टेबल हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक जैसे हैं, उन्हीं के साथ काम करा रहे हैं, वो गलत है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सिंपल सही बात करता है। आज के लिए आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, ये है 30th नंबर क्वेश्चन, देखिएगा और बताइएगा क्या सही है और क्या गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड हाउ डज इट शेप द रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसकी बात जॉन डूई करते हैं, वो क्या कहते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में व्यक्ति खुद की मॉरलिटी बनाएगा, उसको लगता है अगर ये सही है तो वो उसके लिए खड़ा हो जाएगा, चाहे वो समाज के अगेंस्ट क्यों ना चला जाए। ठीक, तो समझते हैं विच, और जबकि 5th स्टेज में हम समाज को ज्यादा ध्यान में रख रहे हैं। 5th स्टेज की अगर हम बात करें, हाउ डज इट शेप प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डूई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किसको ध्यान में रखती है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, भाई डिसिप्लिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए लेकिन बच्चे एक्टिव रहने चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं, फ्लेक्सिबल टेस्टिंग की बात करेंगे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन वैल्यूज, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इन सब पे वो ध्यान रखती है, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए, कैसे एक्टिव रखें। टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होते हैं, डायनेमिक रोल है टीचर का, है ना। मेन फोकस प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ही एक्टिव रहेगा, थर्ड ऑप्शन में ही बच्चा। सिंपल। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा कमेंट में। इसका पीडीएफ अभी मैं 1 घंटे के अंदर 9 बजे हम मिलेंगे कि पेपर को कल आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, जिनका कल एग्जाम है और जिनका परसों भी है उनको भी कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पर चर्चा अभी 9 बजे करेंगे हम लोग। और
टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। बाकी